हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 13 दिसंबर के करंट अफेयर्स। और आज हम काफ़ी सारे पर्सन्स पे बात करेंगे जो न्यूज़ में हैं। हम बात करने वाले हैं राजस्थान के नए सीएम कौन बन गए हैं एंड व्यास सम्मान किसे दिया जा रहा है। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड में रिविजन क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आज की क्लास की करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको लेनी है तो परचम के टेलीग्राम में अवेलेबल होगी हिंदी और इंग्लिश में, तो ईजिली आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है, ठीक है। तो पहले पर्सन है यहाँ पे भजन लाल शर्मा। देखिएगा, अभी असेंबली इलेक्शन हुए थे, मैंने आपको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं उनके बारे में बात की। आज हम राजस्थान के नए मुख्यमंत्री पे चर्चा करेंगे जिनका नाम है भजन लाल शर्मा। तो बड़ा आसान है, ठीक है ना। एमपी, सीजी और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों का नाम याद रखना। तो विष्णु भगवान आप जानते हैं और भगवान कृष्ण को ही हम मोहन भी कहते हैं। तो विष्णु मोहन के भजन, विष्णु मोहन के भजन। तो मोहन के कहाँ के हो गए? मोहन हो गए मध्य प्रदेश के एमपी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। विष्णु कहाँ के हो गए? विष्णु हो गए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और भजन लाल शर्मा हो गए आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री। तो तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली असेंबली इलेक्शन हुए हैं और नए सीएम ने यहाँ पर शपथ लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो भजन लाल शर्मा न्यू चीफ मिनिस्टर होंगे राजस्थान के। टर्न इतनी चीज़ें। इसके अलावा आप देखेंगे दिया कुमारी एंड प्रेमचंद्र भैरवा। दिया कुमारी और प्रेमचंद जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे राजस्थान के। वहीं वसुदेव देवनानी राजस्थान असेंबली के स्पीकर होंगे। जैसे कि लोकसभा के स्पीकर होते हैं वैसे विधानसभा के भी स्पीकर होते हैं। भजन लाल शर्मा जी जो हैं वो राजस्थान के 14 नंबर के 14वें नंबर के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमने डिस्कस किया था एंड विष्णु देव साय जो हैं वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पहले ट्राइबल मुख्यमंत्री हैं जैसा कि हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, केवल राजस्थान वाले बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं अशोक गहलोत जी जो कि अभी फॉर्मर अब सीएम हो चुके हैं। अशोक गहलोत जी चीफ मिनिस्टर रहे हैं लॉन्गेस्ट टाइम राजस्थान के। 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया है अशोक गहलोत जी ने। फर्स्ट टाइम 1998 से 2003, सेकेंड टाइम 2008 से 2013 एंड थर्ड टाइम 2018 से 2023 तक। अगर हम बात करें राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री के बारे में तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर राजस्थान के हीरा लाल शास्त्री रहे हैं। वहीं पहले गवर्नर सरदार गुरुमुख निहाल सिंह रहे हैं। तो ये वाली जो स्लाइड है वो राजस्थान के जो बच्चे हैं और राजस्थान के डिफरेंट एग्जाम को वो देते हैं, स्टेट एग्जाम को, उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है। बाकी सभी लोगों को बस ये वाली स्लाइड याद रखनी है कि भजन लाल शर्मा जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। वहीं वासुदेव देवनानी जो है वो असेंबली स्पीकर बन गए हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज़ में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में हो सकता है इनका नाम आपको मिले क्योंकि हम बात करने वाले हैं व्यास सम्मान के बारे में। हिंदी साहित्य में या जो हिंदी राइटर होते हैं और लास्ट 10 ईयर में बहुत अच्छा काम करते हैं, नोटेबल वर्क होता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है। ये जो व्यास सम्मान है आपको याद रखना है के बिरला फाउंडेशन देता है और 1991 में इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी और इस साल यहाँ पर 33 नंबर का एडिशन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे नोटेड हिंदी राइटर है जिनका नाम है पुष्पा भारती, उन्हें 33 नंबर का व्यास सम्मान दिया जाएगा इस साल। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इनका नाम सेलेक्ट किया गया है क्योंकि जो भी व्यक्ति हिंदी लिटरेचर में पिछले 10 सालों में अच्छा काम करता है उन्हें अवार्ड दिया जाता है। और व्यास सम्मान में 4 लाख रुपए कैश प्राइज मनी आपको देखने को मिलेगी। पुष्पा भारती जी की एक रचना है यादें और यादें, इसके लिए बेसिकली इन्हें चुना गया है। इनका एक नोटेबल हिंदी वर्क है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो के बिरला फाउंडेशन व्यास सम्मान के अलावा 2 और अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करता है। कौन कौन से? तो के बिरला फाउंडेशन सरस्वती सम्मान और बिहारी पुरस्कार भी देता है। सरस्वती सम्मान किसे दिया जाता है? तो लास्ट 10 ईयर में जो शेड्यूल 8 के डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो शेड्यूल 8 की किसी भी लैंग्वेज में आपने पिछले 10 साल में कोई वर्क पब्लिश किया है, कोई अच्छा काम किया है, तो उन्हें सरस्वती सम्मान दिया जाता है जिसमें 15 लाख रुपए
प्राइज मनी होती है। तो सरस्वती सम्मान भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। वहीं है बिहारी पुरस्कार, तो हिंदी और राजस्थानी राइटर जो होते हैं राजस्थान के, उनको बिहारी पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें 2.5 लाख रुपीज़ कैश प्राइज मनी होती है। क्लियर? तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। 33 नंबर का व्यास सम्मान मिल रहा है यहाँ पर पुष्पा भारती को, पुष्पा भारती, ठीक है। चलिए अब कुछ और पर्सन को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। रिसेंटली परचम की टीम ने आप लोगों के लिए एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 बैच को लॉन्च किया है, जिसमें जनरल अवेयरनेस के सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। रिकॉर्डेड वीडियो है, पीडीएफ भी अवेलेबल होगी पीवाईक्यू के साथ। आप कंप्लीट कोर्स को भी ले सकते हैं और आप इंडिविजुअल कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, अब बात करेंगे कुछ और पर्सन्स पे। चलिए अब ये है मिस्टर जावेद अख्तर, ज़रूर आपने इनको सुना होगा, ठीक है। अब अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है जनवरी में। तो जनवरी में जब अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा तो वहाँ पर जावेद अख्तर जी को पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024-25 के लिए किसे चुना गया है? जावेद अख्तर जी को चुना गया है। ये जो आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है अजंता एलोरा, इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? तो आप देखेंगे मराठा आर्ट कल्चर एंड फिल्म फाउंडेशन के द्वारा बेसिकली इसे आयोजित किया जाता है। तो जावेद अख्तर, इन्हें पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में 2023-24 में, क्योंकि इन्होंने कई सारा हिंदी सिनेमा में क्लासिकल वर्क किया है, को राइटर रहे हैं कई सारी मूवीज़ में, जैसे कि जंजीर, दीवार, शोले, डॉन, काला पत्थर एटसेट्रा। और ये जो 9th एडिशन अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल का होने जा रहा है, कहाँ पर होगा ये फिल्म फेस्टिवल? तो रुक्मणी ऑडिटोरियम में होगा, छत्रपति संभाजी नगर में, जनवरी में, ठीक है। चलिए अगले पर्सन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाने लायक क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि जनरली हम ऑस्कर की बात करते हैं, वैसे ही जो आपका कूटनीति होती है या डिप्लोमेसी होती है, तो डिप्लोमेसी का जो ऑस्कर है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी, कूटनीति का ऑस्कर। तो ये कौन है? फॉर्मर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं वान की मून, ठीक है। कौन है ये? वान की मून है, जो कि यूनाइटेड नेशन के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, और इन्हें यूएसए में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द पावर ऑफ वन अवार्ड 2023 दिया जाएगा, ठीक है। कहाँ पर? दिवाली फाउंडेशन यूएसए के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया। वैसे कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति जो कि पीसफुल और सिक्योर वर्ल्ड के लिए काम करता है उसे अवार्ड दिया जाता है। तो फॉर्मर यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है बान की मून, जिन्हें पावर ऑफ वन अवार्ड 2023 दिया जाएगा, पावर ऑफ वन अवार्ड। और पावर ऑफ वन अवार्ड को डिप्लोमेसी का ऑस्कर भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं पोलैंड के प्रधानमंत्री के बारे में। तो डोनाल्ड टस्क, ये है डोनाल्ड टस्क, और इनको नया प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है पोलैंड का। अगर आप पोलैंड की लोकेशन देखना चाहें तो आपको यूरोप कॉन्टिनेंट जाना पड़ेगा, और यहाँ पे बाल्टिक सी के साथ और रशिया के साथ जो बाउंड्री शेयर कर रहा है वो है आपका पोलैंड। कैपिटल आपकी वर्सो है, ठीक है। चलिए अगले पर्सन, ये भी एक्टर है, इनको भी आपने कई सारी मूवीज़ में देखा होगा, कबीर वेदी इनका नाम है, ठीक है। तो एक्टर है कबीर वेदी, और इनको इटली सिविलियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इटली का सबसे बड़ा जो हाईएस्ट ऑनर है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उसका नाम है ऑर्डर ऑफ मेरिट इटालियन रिपब्लिक। और ये अवार्ड किसे दिया जा रहा है? कबीर बेदी जी को दिया जा रहा है। इनके लिए एक प्राइवेट सेरेमनी भी रन की गई, होस्ट की गई, कहाँ पे? मुंबई में, और ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अभी जो ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक अवार्ड है, इसकी शुरुआत 1951 में होती है। कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति जो कि आर्ट, लिटरेचर, इकोनॉमी, पब्लिक सर्विस, सोशल, फिलेंथ्रोपी एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट या एक्टिविटी में काम करता है, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देता है अलग अलग फील्ड में, उनको ये अवार्ड बेसिकली दिया जाता है। तो आपको इनका नाम भी याद होना चाहिए, कबीर बेदी, जो कि एक एक्टर है। चलिए अब बस इनका नाम ही काफ़ी है, बस नाम ही याद रखना है। इंडियन साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार, डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार, और इन्हें कर्मवीर चक्र मेडल 2023 दिया गया,
क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने रिसर्च वर्क किया है फिजिकल एंड बायो साइंस माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडीज़ में, तो इनके रिसर्च वर्क के कारण इन्हें कर्मवीर चक्र अवार्ड या मेडल दिया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा बेसिकली ये अवार्ड दिया जाता है। हमको इतनी डिटेल में नहीं जाना है, बस इन साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कर्मवीर चक्र मेडल किसे दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए इंडियन साइंटिस्ट है डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को ये दिया गया है। चलिए अगले बात करते हैं भूटान के ऑथर। भूटान के ऑथर जिनका नाम है शेरिंग तासी, इन्हें साहित्य अकादमी प्रेमचंद्र फेलोशिप दी जा रही है। ठीक है, साहित्य अकादमी प्रेमचंद्र फेलोशिप किसे दी जा रही है? तो भूटान के एक ऑथर है, राइटर है जिनका नाम है शेरिंग ताशी, इन्हें दिया जा रहा है क्योंकि इन्होंने भूटान में कई सारी वर्क लिखे हैं, कई सारी पुस्तकों को, कई सारी बुक्स को पब्लिश करने का काम किया है। इसके अलावा बोधिसत्व किंग, बोल्ड भूटान बैकोंग, सिंबल ऑफ भूटान, ऐसी कई बुक के को ऑथर भी रहे हैं। अगर हम बात करते हैं प्रेमचंद्र फेलोशिप के बारे में, तो प्रेमचंद्र फेलोशिप बेसिकली जो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं उनके नाम पे ही, उनकी बर्थ एनिवर्सरी में 125 नंबर की बर्थ एनिवर्सरी में साहित्य अकादमी के द्वारा 2005 में प्रेमचंद्र फेलोशिप की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और तासी जी जो है वो 12th नंबर के पर्सन बन गए हैं जिन्हें प्रेमचंद्र फेलोशिप दी जा रही है। ठीक है, बेसिकली रिसर्च वगैरह करने के लिए फेलोशिप दी जाती है। इसके अलावा सबसे पहले अगर हम पर्सन की बात करें जिन्हें प्रेमचंद्र फेलोशिप दी गई थी, तो वो पाकिस्तानी उर्दू राइटर थे जिनका नाम है इंतज़ार हुसैन। ठीक है, और जब भी मुंशी प्रेमचंद्र जी का नाम आता है तो आपको उनकी रचना गबन और गोदान डेफिनेटली याद आ ही जाती होगी। ठीक है, तो याद रखेंगे मुंशी प्रेमचंद्र के नाम पे ही प्रेमचंद्र फेलोशिप की शुरुआत 2005 में साहित्य अकादमी के द्वारा की गई थी और इस साल इसे भूटान के ऑथर शेरिंग ताशी को दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले पर्सन है पाकिस्तान के क्रिकेटर जिनका नाम है अशद सफ़ीक। इन्होंने सारे फॉर्मेट से, क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया और अभी पाकिस्तान के सिलेक्टर बन गए हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अभी सिलेक्टर बन रहे हैं। चलिए अगले पर्सन जो न्यूज़ में है वो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं। ये है अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जेवियर माइली। तो जेवियर माइली को अर्जेंटीना का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। दो और पर्सन का नाम है लास्ट में, एक है अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रेस्टो। ठीक है, आप इन दोनों का फोटो देख सकते हैं। रिसेंटली गुवाहाटी मास्टर 2023 का टाइटल बैडमिंटन टूर्नामेंट में डबल कैटेगरी में इन्होंने अपने नाम किया है। तो अगर पूछा जाए तनिषा और अश्विनी का रिलेशन किससे है, तो आंसर बता देना कि बैडमिंटन खेलती हैं और गुवाहाटी मास्टर 2023 डबल टाइटल इन्होंने अपने नाम किया है, जो कि गुवाहाटी असम में हो रहा था। सिंपल, क्लियर। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ द टॉप ग्लोबल लीडर। तो रिसेंटली एक लिस्ट पब्लिश हुई है कि वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर लीडर कौन है। तो अगेन फर्स्ट नंबर पे आए हैं नरेंद्र मोदी और इनकी जो फॉलोइंग है या इनको जो परसेंटेज वोटिंग मिला है वो 76% है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी पोजीशन पे इन्होंने वापस सिक्योर कर ली है और वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीडर बन गए हैं। इनकी रेटिंग 76% है और इस डेटा को किसने रिलीज किया है, तो यूएस बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा बेसिकली इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। तो फर्स्ट नंबर पे है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिनकी रेटिंग है 76%। सेकेंड नंबर पे कौन है, तो सेकेंड नंबर पे मैक्सिको के प्रेसिडेंट है जिनका नाम है एंड्रेस मैनुअल लोपेज। तो मैक्सिको के प्रेसिडेंट 66% के साथ सेकेंड नंबर पे है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो स्विस कॉन्फेडरेशन के प्रेसिडेंट एलन बारसेट थर्ड नंबर पे है 58% रेटिंग के साथ। ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, लूला दा सिल्वा और ऑस्ट्रेलिया के एंटिनो एल्बनीज, ये आपको चौथे और पांचवें नंबर पे मिलेंगे। अच्छा, अब यूएस के प्रेसिडेंट अगर हम बात करें तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनकी पोजीशन 8th नंबर पे है। हमको तो बस इतना याद रखना है कि टॉप पर कौन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी है, रेटिंग क्या है 76%, इतना ही बनेगा, इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए तो ये कुछ पर्सन थे, आज काफ़ी सारे पर्सन्स थे जिनके बारे में हमें बात करनी थी, हमने कर ली है। अब बात करते हैं कुछ स्टेट और नेशनल न्यूज़ पे। ठीक है, सबसे पहले है महालक्ष्मी स्कीम। सो तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली गाइडलाइंस इशू की गई हैं और इस स्कीम को इफेक्ट में लाया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है। नाम है महालक्ष्मी स्कीम। ये महालक्ष्मी स्कीम क्या बात करती है, तो इस स्कीम में कहा गया है कि तेलंगाना स्टेट की बाउंड्री के अंदर जितनी भी वीमेंस हैं, ट्रांसजेंडर हैं, गर्ल्स हैं, सारी एज ग्रुप की, उनको फ्री ट्रेवल
प्रोवाइड किया जाएगा बाय द TSRTC बसेस, मतलब तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जो बसेस हैं उनके द्वारा तेलंगाना स्टेट में जितनी भी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, सारी एज ग्रुप के, इसके अलावा ट्रांसजेंडर पर्सन है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेवल प्रोवाइड किया जाएगा अंडर द महालक्ष्मी स्कीम। तो क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, केवल इतना ही आएगा कि महालक्ष्मी स्कीम किस स्टेट ने शुरू की है। सो आंसर हो जाएगा तेलंगाना गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है विकसित भारत एट 2047 वॉइस ऑफ यूथ। इसे लॉन्च किया गया है वर्चुअली रिसेंटली बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब ये क्या है देखिएगा, 2047 की अगर हम बात करें तो 1947 में हम आज़ाद हुए थे, 2047 में हम अपने 100 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे होंगे इंडिपेंडेंस के। ठीक है, जब हम अपने 100 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे होंगे तो हमें कुछ ऐसा करना है कि जिसमें यूथ का कंट्रीब्यूशन हो। अलग अलग हम जो प्रोग्राम रन करते हैं, इनिशिएटिव लॉन्च करते हैं, उसमें यूथ भी पार्टिसिपेट करें, अपने आइडियाज़ दें। इसलिए यहाँ पे विकसित भारत एट 2047 वॉइस ऑफ यूथ को लॉन्च किया गया है वर्चुअल मोड पे। ठीक है, इसे लॉन्च किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक पोर्टल भी लॉन्च किया है जिसके बेस्ट आइडिया होंगे, जो यूथ बेस्ट आइडिया देगा कि किस तरीके से एनवायरनमेंट में हम नए चेंजेस ला सकते हैं, क्लाइमेट के लिए नया काम कर सकते हैं, गुड गवर्नेंस में, सस्टेनेबिलिटी में, मतलब अलग अलग सेक्टर्स में जो नए अच्छे आइडियाज़ देगा। तो टॉप 10 आइडियाज़ को यहाँ पे गिफ्ट वगैरह भी दिया जाएगा। तो इस तरीके से विकसित भारत एट 2047 वॉइस ऑफ यूथ को लॉन्च किया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। क्लियर है। इसके अलावा जो वाइस चांसलर, अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर होते हैं, फैकल्टी हैं, हेड ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनको भी एड्रेस किया और कहा कि यूथ को आप इनकरेज करो कि वो विकसित भारत के साथ आके खड़े हों और अपने आइडियाज़ को शेयर करें। ठीक है, असम के जो गवर्नर हैं उन्होंने इस प्रोग्राम को होस्ट किया था, कहाँ पर, IIT गुवाहाटी में, जिसमें आपको अलग अलग हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट के जो भी फैकल्टी मेंबर, वाइस चांसलर, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे शामिल हुए थे। तो आपको एजेंडा क्लियर हो चुका होगा कि क्या इसका मतलब है। विकसित भारत एट 2047 is the vision to make India a developed nation by the 2047। विजन क्या है कि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है, जब हम 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर रहे हो और उसमें यूथ का कंट्रीब्यूशन भी हो। अलग अलग फील्ड में हमें ग्रोथ करनी है, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सोशल प्रोग्रेस, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड गुड गवर्नेंस। इसके अलावा आप देखेंगे युवा आई या फिर YUVAI, युवा आई इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया जाएगा। कहाँ पर, GPAI में। कुछ दिन पहले मैंने आपको GPAI मतलब ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट के बारे में बताया था। और ये समिट कहाँ हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है भारत में इसका आयोजन हो रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा एक और प्रोग्राम लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है जिसका नाम है युवा आई। युवा आई का मतलब है यूथ फॉर उन्नति, यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विथ AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखिए आजकल AI का ज़माना है। आपने देखा होगा जब हम पुराने जो बुक्स पढ़ते थे और आज की जो नई बुक्स है, सिलेबस में कितना चेंजेस है, नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है क्योंकि आज के समय की वो डिमांड होती है। पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो 6th क्लास से हमको कंप्यूटर की लैब देखने को मिलती थी, लेकिन आजकल छोटी एज में ही कंप्यूटर बच्चे जानने लगते हैं, प्रोग्रामिंग करने लगते हैं क्योंकि आज की वो डिमांड है, राइट। तो वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आज की डिमांड है। तो क्लास 8 से लेकर 12 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट को जो इसेंशियल AI स्किल्स होती हैं वो डेवलप करना, AI की बेसिक नॉलेज देना, ठीक है, उसके लिए पूरा प्लेटफॉर्म डिज़ाइन करने के लिए एक जॉइंट वेंचर बेसिकली युवा आई इनिशिएटिव को लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, कौन लॉन्च कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा इस प्रोग्राम को तैयार किया गया है। और इसे फीचर कहाँ पे किया जा रहा है, तो जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हो रही है उसमें इसको फीचर किया जाएगा। क्लियर रहती चीज़ें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट एक एक्सरसाइज जिसका नाम है विनवेक्स। ठीक है, VINBAX एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज है ये वियतनाम और इंडिया के बीच में होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। वियतनाम और इंडिया के बीच में होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम विनवेक्स एक्सरसाइज है। ठीक है, इसका 4th एडिशन होने जा रहा है।
कब से कब तक है? तो आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर से 21 दिसंबर तक ये एक्सरसाइज होनी है। कहाँ पर? हनोई में, वियतनाम हनोई में एक्सरसाइज होनी है। इसका पहला एडिशन 2018 में हुआ था और पहला एडिशन जो हुआ था वो जबलपुर मध्य प्रदेश में, मतलब इंडिया ने उसे होस्ट किया था। और अब ये चौथे नंबर का एडिशन है, हनोई में हो रहा है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, भारत और वियतनाम के बीच में होने वाली। क्लियर? इस एक्सरसाइज में क्या होगा? रोड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी या फिर हम जो क्या कहते हैं, जो बंकर्स बनाते हैं, जो शेल्टर्स बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाते हैं, उनके लिए जो टेक्नोलॉजी है उनकी शेयर करना बेसिकली इसका मकसद है। चलिए, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया होस्ट कर रहा है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। तो विश्व निवेश सम्मेलन को पहली बार भारत आयोजित कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस पे हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो 27th WAIPA वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, इसकी स्टार्टिंग हो रही है 11 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में भी कहाँ पर? तो इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, यशोभूमि, नई दिल्ली में। और पहली बार वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने जा रहा है भारत। यहाँ पे WAIPA का क्या मतलब है? वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है। इसमें बेसिकली 120 मेंबर कंट्रीज है, उनके अलग अलग एजेंसीज बेसिकली इसमें शामिल हैं, जहाँ भी ये जाती है, कॉन्फ्रेंस होता है और वहाँ पर कई सारे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलते हैं। क्लियर है? WAIPA जो है ना, इसका फॉर्मेशन 1995 में हुआ था जेनेवा में। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब थीम क्या है? एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स, IPA पायोनियरिंग फ्यूचर ग्रोथ, ये इसकी थीम है। और इसको पूरा ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है? तो इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है DPIIT, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है, इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। और DPIIT के द्वारा होस्ट किया जाने वाला या ऑर्गेनाइज किया जाने वाला ये सबसे बड़ा अभी तक का कॉन्फ्रेंस ये होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब एक और रिपोर्ट यहाँ पे सामने आई है और उस रिपोर्ट में बताया है कि पहले ओपियम मतलब होता है अफीम, तो अफीम के प्रोडक्शन के मामले में टॉप पर था अफगानिस्तान। लेकिन जब से तालिबान का रूल आया है तो अफगानिस्तान में जो ओपियम का प्रोडक्शन होता है, अफीम का जो प्रोडक्शन होता है, वो डिक्लाइन हुआ है, डिक्रीज हुआ है। और अब टॉप पर कौन पहुंच गया है? म्यांमार। तो म्यांमार जो है वो वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे है ओपियम प्रोडक्शन पे, अफीम के प्रोडक्शन में म्यांमार फर्स्ट नंबर पे है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई, साउथ ईस्ट एशिया ओपियम सर्वे 2023, और इस रिपोर्ट में ही बताया गया कि म्यांमार वर्ल्ड का बिगेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर है और इसने ओवरटेक कर लिया है अफगानिस्तान को, ठीक है। चलिए, लास्ट न्यूज़ पे हम चर्चा कर लेते हैं अबाउट द 370। आप सभी को तो इस न्यूज़ के बारे में ऑलरेडी पता होगा। आप सभी को ये भी पता होगा कि 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बिल पास किया था और उसके अंतर्गत जो 370 अप्लाई होता था जम्मू एंड कश्मीर में, उसको हटा दिया था। और जब 370 को हटाया तो जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट हुआ करता था उसको दो यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर यूटी एंड लद्दाख यूटी में डिवाइड कर दिया था। ये पूरा मामला पहुंच गया था कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में एक 5 जजेस की बेंच को बनाया गया और उस जज के जो हेड थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ थे। तो फाइनली ये फैसला आया कि जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया था 370 को हटाने का, वो बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल उस फैसले को बनाए रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को सही ठहराया है कि बिल्कुल सही किया 370 को हटा के, क्योंकि जब 370 को इंट्रोड्यूस किया गया था 1949 में तो एक टेम्पररी प्रोविजन था और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उसको हटा सकते थे। तो बिल्कुल ये टेम्पररी था और प्रेसिडेंट ने उसको रद्द कर दिया। तो कहीं से ये गलत नहीं है, ये बात यहाँ पर सामने आई है। लेकिन जो हमारे CJI है DY चंद्रचूड़, उन्होंने ये बात भी यहाँ पे कही है कि लद्दाख तो यूनियन टेरिटरी ठीक है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के बारे में सोचना चाहिए। मतलब वो लंबे समय तक यूटी नहीं रह सकती, उसको स्टेट बनाना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि 30 सितंबर 2024 से पहले असेंबली इलेक्शन कराओ जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये फैसला अभी रिसेंटली आया है बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। पहला न्यूज़ है एडमिरल कप। एडमिरल कप बेसिकली नौकायान से संबंधित है। यहाँ पर
अगर बात करें इंडियन नेवल एकेडमी के द्वारा जो यहाँ पर एडमिरल कप है उसको होस्ट किया गया था और इटली ने इसे जीता है। तो एडमिरल कप किसने जीता है? इटली ने जीता है। नेक्स्ट है 37th सेशन ऑफ एशिया पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो 37th नंबर का जो सेशन होने वाला है, कॉन्फ्रेंस होने वाली है एशिया पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस FAO की, उसको होस्ट करेगा कौन? श्रीलंका 2024 में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा CAT मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की नई बेंच ओपन की गई है मुंबई महाराष्ट्र में, चर्च गेट में। किसके द्वारा? तो हमारे जो CJI हैं डॉक्टर DY चंद्रचूड़ के द्वारा। उनका कहना है कि जो भी बैकलॉग है और जो भी बर्डन है, जो भी पेंडिंग केसेस है, उनको जल्दी रिजॉल्व करने के लिए इस ट्रिब्यूनल की मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की नई बेंच ओपन की जा रही है मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिएगा, जब मैंने आपको कल भी बताया था कि जब किसी कंट्री में कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट है या इंटरनल डिस्प्यूट है, तो यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग फोर्सेस माली में डिप्लॉय की गई थी, उनको ऑफिशियली हटाने की बात की गई है। ऑफिशियली उनको वापस बुलाया जा रहा है, माली से बुलाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है नारी शक्ति सेविंग अकाउंट। तो नारी शक्ति सेविंग अकाउंट किसने लॉन्च किया? बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। खत्म। चलिए अब हम बात करते हैं MCQ पे। तो फर्स्ट है नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड के अंदर 500 करोड़ रुपीस अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किस स्टेट के लिए सैंक्शन किए हैं? आंसर है चेन्नई, तमिलनाडु। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 7th नंबर पे है। फर्स्ट पे कौन है? कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है टेबल टॉप एक्सरसाइज फॉर द वीमेन ऑफिसर्स आशियान के साथ मनेकशॉ सेंटर न्यू दिल्ली में किसके द्वारा कंडक्ट किया गया? आंसर है इंडियन आर्मी। विष्णु देव साय किस स्टेट के नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं? आंसर है छत्तीसगढ़। शेरिंग ताशी जो न्यूज़ में थे किस प्रोफेशन से है? आंसर है ऑथर है, भूटान के हैं, मुंशी प्रेमचंद्र या प्रेमचंद्र फेलोशिप इनको दी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है महालक्ष्मी स्कीम किसने लॉन्च की है? तो तेलंगाना स्टेट ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सब कुछ पढ़ा हुआ है आपने ना। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी मतलब वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस कौन होस्ट कर रहा है? फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया, न्यू दिल्ली में। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, विच सिटी इज होस्ट ऑफ द फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्ट एंड डिजाइन बाइनियल 2023? तो इसका सही आंसर आप हमें देंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।